हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार की बात काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ सकें। गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। फ्रेंड्स, एकात्मक सरकारें वो सरकारें होती हैं जहां सारी की सारी शक्तियां और कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं। एकात्मक सरकारें ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान इत्यादि देशों में पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकात्मक सरकार में सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार अपनी सुविधा अनुसार क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकार का गठन करती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से राज्य सरकारों या क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति देती हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटेन के एग्जाम्पल से हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रिटेन को कई सब डिवीज़न में बांटा गया है। जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं या राज्य होते हैं, तो वहाँ पर वैसे ब्रिटेन में ये सब डिवीज़न होते हैं। क्योंकि ब्रिटेन एरिया वाइज काफ़ी छोटा है, इसलिए वहाँ पर राज्य नहीं होते हैं, बस छोटे छोटे जैसे यहाँ पे ज़िले होते हैं तो वहाँ पर सब डिवीज़न होते हैं। अब ब्रिटेन में केंद्र में जो सरकार होती है, यानी कि जिस भी पार्टी की सरकार केंद्र में होती है ब्रिटेन में, वही पार्टी या वही सरकार इन सब डिवीज़न में भी छोटी छोटी सरकारें बनाती है। मतलब उनके लिए कोई अलग से चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ही क्षेत्रीय सरकार का भी गठन करती है। आई होप फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको एकात्मक सरकार यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। एकात्मक सरकार को या यूनिटरी गवर्नमेंट को और भी डिटेल में समझने से पहले हमें संघात्मक सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को समझना होगा। संघात्मक या संघीय सरकार, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इस सरकार में शक्तियां केंद्र और क्षेत्रीय सरकार के बीच संविधान द्वारा विभाजित होती हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत, ब्राज़ील जैसे बड़े देशों में संघात्मक सरकार को अपनाया गया है। इन देशों में राज्यों का अपना अस्तित्व होता है, यानी कि क्षेत्रीय सरकार का अपना अस्तित्व होता है और उन्हें संविधान द्वारा शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यहाँ एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि एकात्मक सरकार में क्षेत्रीय सरकार को शक्ति केंद्र सरकार देती है, यानी कि एकात्मक सरकार में क्षेत्रीय सरकारों की शक्ति केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। लेकिन संघात्मक सरकार में फेडरल गवर्नमेंट में संविधान क्षेत्रीय सरकार को शक्ति देता है या शक्ति निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार के अर्थ को समझा है। बट इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप बीए लेवल के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको और भी डिटेल में पता होना चाहिए। तो अब हम डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। एकात्मक सरकार के लक्षण मतलब क्या विशेषताएं होती हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो यूनिटरी गवर्नमेंट की पहली विशेषता है समस्त राजशक्ति केंद्रीय सरकार के ही पास होती है। मतलब ये कि संविधान के द्वारा सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी जाती है और पूरे देश के लिए एक ही विधानमंडल, एक ही पार्लियामेंट और एक ही मंत्रिमंडल होता है। मतलब सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि प्रादेशिक सरकारें, जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, जो राज्य की सरकारें होती हैं, अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त नहीं करती, उनको केंद्र सरकार ही शक्ति देता है। केंद्र सरकार ही क्षेत्रीय सरकार की शक्ति निर्धारित करती है और केंद्र सरकार जब चाहे तब राज्यों की और प्रादेशिक इकाइयों की शक्ति को छीन सकती है। इसके अलावा एक अगली विशेषता ये है लचीला संविधान। जिन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है या एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर संविधान में संशोधन करना काफ़ी आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और उसका संविधान बहुत ही लचीला है और एक तरह से एक अलिखित संविधान है, जो कि वैसे भी लचीला होता है। यहाँ पर संविधान में संशोधन करना उतना ही आसान होता है जितना एक साधारण कानून को बनाना या रद्द करना। तो लचीला संविधान भी यूनिटरी गवर्नमेंट की एक विशेषता है। इसके साथ ही यूनिटरी गवर्नमेंट में विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था का अभाव होता है। एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ही सर्वोच्च होती है, यानी कि केंद्रीय सरकार ही सबसे ऊपर होती है, जिस कारण से न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो जाती है। हम ब्रिटेन में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और संसद में केंद्र सरकार का ही तो प्रभुत्व होता है।
इस कारण वहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही सीमित हो जाती है, जबकि यूएसए और भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद और न्यायपालिका दोनों को ही बराबरी के साथ एक ऊंचा स्थान दिया गया है। कई बार न्यायपालिका ने जुडिशरी ने कई बार ऐसे निर्णय भी दिए हैं जिसके कारण संसद के कानूनों को भी रद्द किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन एकात्मक सरकार में न्याय व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा एकात्मक शासन के कुछ गुण भी हैं। इसका पहला गुण है कि एकात्मक शासन में, गुण का मतलब होता है कि क्या अच्छाइयाँ हैं, तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं जैसे कि राष्ट्रीय एकता प्रभावी होती है। जहाँ पर भी एकात्मक शासन पाया जाता है वहाँ पर राष्ट्रीय एकता जो होती है, नेशनल यूनिटी जो होती है, वो काफ़ी प्रभावी होती है। वह क्षेत्रीय, निर्जातीय व संकीर्ण हित प्रभावी नहीं हो पाते। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि भारत में जो तमिल बहुल इलाका है वहाँ पर अलग हित होते हैं, कन्नड़ बहुल इलाका वहाँ पर अलग हित होते हैं, पंजाबियों के अपने अलग हित होते हैं, ये क्षेत्रीय हित हैं, मराठियों के अपने अलग हित हैं। तो जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर ये क्षेत्रीय हित प्रभावी नहीं हो पाते हैं। मतलब यही है कि केंद्र के पास सारी पावर होती है और वो नेशनल लेवल पर डिसीजन लेती है, सारे कार्य केंद्र सरकार के ही अधीन होते हैं और इसी कारण से एकात्मक शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। इसके अलावा एकात्मक शासन का दूसरा गुण ये है कि कानून और प्रशासन के क्षेत्र में एक रूपता पाई जाती है। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून होते हैं। क्योंकि राज्य सरकारों का कुछ महत्व तो होता ही नहीं है, तो राज्य सरकार केंद्र की परमिशन के बगैर कोई भी कानून नहीं बनाते हैं, तो केंद्रीय ही कानून लागू किए जाते हैं, जिस कारण से कानूनों में समानता पाई जाती है। बट दूसरी ओर अगर हम संघीय देशों को देखें जहाँ पर संघात्मक सरकार पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका और भारत, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे कि नागालैंड वगैरह हैं या जम्मू कश्मीर वगैरह है, तो इन राज्यों के लिए कुछ अलग कानून भी हैं और अमेरिका में भी अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग कानून भी हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था का अगला गुण ये है कि विविध क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं पाया जाता है। सारी चीज़ें केंद्र सरकार के ही हाथ में होती हैं और केंद्र सरकार के ही निर्णय पूरे क्षेत्र पर लागू होते हैं, जिस कारण से सभी क्षेत्रों का बराबर विकास होता है और असंतुलन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसका अगला गुण है एकात्मक व्यवस्था ज़्यादा लचीली होती है। मतलब सब कुछ केंद्र सरकार के ही द्वारा तय किया जाता है, तो इसलिए एकात्मक व्यवस्था काफ़ी लचीली होती है। इसका अगला गुण ये है कि आर्थिक विकास ज़्यादा प्रभावी होता है। एकात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से केंद्र सरकार की नीतियां जल्दी प्रभावी होती हैं और ज़्यादा आर्थिक विकास करती हैं और केंद्र का मेन उद्देश्य ही आर्थिक विकास करना होता है। तो इस कारण से एकात्मक शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास ज़्यादा प्रभावी होता है। शासन व्यवस्था में व्यय भी कम होता है, मतलब खर्चा भी कम होता है। नॉर्मली एक ही विधानमंडल होता है, यानी कि एक ही पार्लियामेंट होती है और एक ही मंत्रिमंडल होता है और ज़रूरी नहीं कि राज्यों के लिए अलग अलग विधानमंडल बनाए जाएं, जिस कारण से खर्चा भी कम होता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जो इसकी अच्छाई ये है, शीघ्र निर्णय और तत्काल कार्यवाही की जाती है। केंद्र सरकार के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं, जिस कारण से जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो बहुत ही जल्दी ले लिए जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उनको लागू भी बहुत ही जल्दी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन के दोष की। मतलब आखिर क्या कारण है जिस कारण से एकात्मक शासन व्यवस्था की आलोचना की जाती है। तो इसका पहला कारण है स्वशासन की प्रवृत्ति का अभाव। ये इसका पहला दोष है। गांधी जी ने स्वशासन को बहुत ही महत्व दिया था और इसी के चलते पंचायती राज की भी बात उन्होंने की थी। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार काफ़ी शक्तिशाली होती है, जिस कारण से विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए स्थान नहीं बचता है। हालांकि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें तो वो स्वशासन को भी थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए अलग विधानसभा का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, ब्रिटेन में कई छोटे छोटे देश शामिल हैं, ये आपको पता होगा। तो स्थानीय शासन का अभाव होता है
एकात्मक शासन व्यवस्था में, ये हमने जाना अभी तक। इसकी दूसरा जो दोष है वो है कि केंद्रीय विधानमंडल के इर्द गिर्द ही सभी कार्य किए जाते हैं। मतलब सभी निर्णय केंद्र सरकार लेती है, जिस कारण से स्थानीय मामलों पर केंद्र सरकार पूरा सही से निर्णय नहीं ले पाती है, सही ध्यान नहीं दे पाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्थानीय लेवल पर एक सही डिसीजन स्थानीय सरकार ही ले सकती है, जिसका अभाव होता है एकात्मक शासन में। तो इस तरह से केंद्रीय विधानमंडल के आसपास ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इस व्यवस्था का अगला दोष ये है कि केंद्रीय सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका सीमित होती है, केंद्र सरकार ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है और फलस्वरूप अपने मनमाने ढंग से वो शक्तियों का उपयोग करती है। तो कई बार ऐसा डर भी रहता है कि केंद्रीय सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। इसका एक दोष ये है कि जन कल्याण के मामले पर जनता का नियंत्रण नहीं होता है। केंद्र सरकार ही अपना निर्णय जनता पर थोपती है। तो इसका एक ये दोष है। फ्रेंड्स, एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, हॉलैंड इत्यादि देशों में पाई जाती हैं और यहाँ पर समय समय पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन होते हैं, ताकि केंद्र सरकार इनकी ओर ध्यान दे। तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार थोड़ा सा ढीला रुख या लचीला रुख अपनाते हुए क्षेत्रीय स्वायत्ता भी दे रही है। जैसे कि ब्रिटेन का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया कि स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए अलग विधानसभा का गठन किया गया है। तो अभी तक हमने एकात्मक सरकार को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, यूनिटरी गवर्नमेंट को काफ़ी बेटर तरीके से समझा है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघात्मक सरकार की। दोस्तों, संघ के निर्माण के लिए कई ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था का निर्माण किया गया था। उस समय संघीय व्यवस्था की स्थापना के पीछे उपनिवेशवादी व्यवस्था से स्वतंत्रता प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य था अमेरिका का। इसके साथ ही बाहरी खतरा या बाहरी सुरक्षा स्थापित करने के लिए भी संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही भौगोलिक विशालता व सामाजिक बहुलता भी संघवाद के निर्माण का मूल कारण है। अब देश इतने बड़े होते हैं कि केंद्रीय सरकार पूरे देश को अगर चलाना चाहती है, बिना टूटे बिना बंटवारे के देश को चलाना चाहती है, तब भी संघ की आवश्यकता होती है, संघीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, कभी आपने अमेरिका के नाम पर तो गौर किया ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब राज्यों को जोड़ने से, यूनाइटेड करने से अमेरिका का निर्माण हुआ है। जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तब वो कई राज्यों में बटा हुआ था। बाद में सभी राज्यों ने मिलकर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया ताकि उनकी सामूहिक सुरक्षा कायम हो सके। फ्रेंड्स, फेडरलिज्म एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में संघात्मक या संघीय व्यवस्था। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द फॉइडस से बना है, जिसका अर्थ होता है आपसी समझौता। तो राज्यों ने आपसी समझौता किया और एक संघ का निर्माण किया, इसी को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। बट हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे कि कनाडा भी संघीय देश है, भारत भी संघीय देश है, या संघात्मक सरकार भारत में भी पाई जाती है, बट थोड़ी सी विशेषताओं में थोड़ा सा अंतर है। संघीय व्यवस्था से संबंधित एक परिभाषा को अगर हम देख लें तो डैनियल एल्जोर के अनुसार संघीय शासन स्वशासन एवं सहभागी शासन है। अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में संघीय व्यवस्था पाई जाती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि संघीय शासन व्यवस्था में फेडरल गवर्नमेंट में राज्यों का अपना अस्तित्व होता है और संविधान के द्वारा राज्यों को कई सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। केंद्र सरकार बहुत ही आसानी से राज्यों से उनकी शक्ति नहीं छीन सकती है और स्थानीय शासन व्यवस्था को यानी कि स्वशासन को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघात्मक शासन के मौलिक लक्षणों की या विशेषताओं की, जिससे ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की पहली विशेषता है कि यहाँ पर इस शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक सरकार केंद्र स्तर पर होती है यानी कि केंद्रीय सरकार, और दूसरी सरकार राज्य स्तर पर होती है यानी कि राज्य सरकार।
हालांकि भारत में 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय सरकार। ये 3 प्रकार की सरकारें भारत में पाई जाती हैं। इसके साथ ही इसकी अगली विशेषता है कि शक्ति एवं कार्यों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है संविधान के द्वारा। कोई अलिखित संविधान नहीं होता यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पर लिखित संविधान के द्वारा शक्ति का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं कि भारत में कुछ मामले जैसे कि विदेश मामले, रक्षा मामले, संचार मामले केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं, और दूसरे शिक्षा से संबंधित मामले, पुलिस व्यवस्था से संबंधित मामले या कृषि से संबंधित मामले जो हैं वो राज्य सरकार को दिए गए हैं। इसकी अब अगली विशेषता है लिखित एवं अनम्य संविधान। फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। जितने भी संघीय देश हैं आप देख सकते हैं उन सभी का संविधान जो है वो लिखित है एवं अनम्य होता है, मतलब बहुत ही कठोर होता है। संघीय शासन प्रणाली लिखित संविधान के बिना तो चला ही नहीं जा सकती। अमेरिका एक बहुत ही पुराना संघीय व्यवस्था वाला देश है, संघीय शासन वाला देश है, जिसका संविधान विश्व में बहुत ही ज़्यादा अनम्य है, यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और भारत में भी अगर हम देखें तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें भारतीय संसद को अगर संशोधन करना है तो आधे राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। जी हाँ, फेडरल गवर्नमेंट में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका संघीय व्यवस्था को संतुलित करने का काम करती है, फेडरल गवर्नमेंट को संतुलित करने का काम करती है। कभी भी राज्यों या केंद्र में किसी विषय को लेकर अगर विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उस विवाद को हल करता है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, संघीय शासन वाले देशों में, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशरी रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर संविधान से हटकर कोई भी कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के गुणों की, यानी कि अच्छाइयों की। इसका पहला गुण है राष्ट्रीय एकता स्थानीय स्वायत्तता से ही पूर्ण होती है और संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का अपना एक महत्व होता है। मतलब कि स्थानीय शासन व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिस कारण से राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लें, अब भारत में कितनी विविधता पाई जाती है और स्थानीय लेवल पर कितना शासन पाया जाता है। पंचायती राज हैं, नगर पालिका हैं, इतना मतलब स्थानीय लेवल पर स्वायत्तता दी गई है। बट क्या हमारी राष्ट्रीय एकता कमज़ोर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी कोई भी आर्मी ऑफिसर अगर शहीद होता है तब हमारी राष्ट्रीय एकता देखने वाली होती है। हम किसी भी इलाके के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, बट हमारी जो राष्ट्रीय एकता होती है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वायत्तता देने से भी राष्ट्रीय एकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और स्थानीय स्वायत्तता भी मिलती है। इसका अगला गुण भी यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि पावर का, यानी कि जो सत्ता होती है अथॉरिटी, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होता है और सत्ता की जड़ें निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाती हैं। इसके साथ ही इसकी अगली विशेषता ये है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जनता का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा होती है, व्यापक स्तर पर होती है। जनता स्थानीय लेवल पर, फिर राज्यों लेवल पर और फिर केंद्रीय स्तर पर अपनी सरकारें चुनती है, जिस कारण से जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है और शासन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जनता का ही होता है। मतलब शासन का अंतिम स्रोत जनता ही होती है। इसके साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय लेवल पर कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं या अल्पसंख्यकों को देखकर ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं ताकि उनके भी अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो हम यूँ कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यक वर्गों या जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होते हैं उनको काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं।
हालांकि फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था के कुछ अवगुण भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, तो अब इस पर भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। कुछ विचारक भारत के संघवाद के लिए बताते हैं कि भारत का संघवाद एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। केंद्र सरकार राज्यों पर हावी रहती है। हालांकि ये बात सच है कि भारत में जो संघवाद है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, बट फिर भी भारत में राज्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फेडरल गवर्नमेंट की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच इसमें संघर्ष दिखाई देता है। मतलब जब राज्यों में केंद्र सरकार की पार्टी की सरकार नहीं होती तो केंद्र राज्यों के बीच काफ़ी संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए अभी केंद्र में भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो पश्चिम बंगाल के साथ हम बीजेपी के संघर्ष को देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली दिल्ली की सरकार के साथ भी हम केंद्र की सरकार के संघर्ष को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में पृथकतावादी आंदोलन को भी बल मिलता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत जैसे देश में कई पृथकतावादी आंदोलन चलते रहते हैं। भारत में हम देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में कई पृथकतावादी आंदोलन चलते हैं। नागालैंड वगैरह में भी पृथकतावादी आंदोलन चलते रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे आंदोलन हमें देखने को मिल भी जाते हैं। तो इस आधार पर भी इसकी एक आलोचना की जाती है। संघीय व्यवस्थाओं की इन आलोचनाओं के बावजूद भी संघीय व्यवस्था आज के टाइम पर काफ़ी व्यवहारिक नज़र आती है। मतलब संघीय व्यवस्था आज के टाइम पर काफ़ी सही है। भारत जैसे एक विशाल देश या अमेरिका जैसे एक विशाल देश को अगर हमें समेट कर रखना है तो संघात्मक शासन व्यवस्था का होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इतने बड़े देश को और इतनी विविधता वाले देश को अगर हमें बांध कर रखना है, एकजुट रखना है, तो संघीय व्यवस्था ही वो व्यवस्था है जिसमें सभी वर्गों के लोगों को तथा स्थानीय लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।